साथियों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आप सभी का ऐतिहासिक अनुसंधान और अध्ययन की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए है और अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे विवेचन किया था उन कारणों का, उन परिस्थितियों का जिनके परिणाम स्वरूप 1857 जैसा एक काफ़ी बड़े स्तर का विद्रोह हमें देखने को मिलता है। तो हमने 1857 के विद्रोह के मूल में अंतर्निहित कारणों का विवेचन किया था और इस श्रृंखला के अंतर्गत मैंने इससे पहले की कक्षा में आपको 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी राजनीतिक कारणों, सामाजिक कारणों, धार्मिक कारणों के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और कारणों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, विचार विमर्श करना चाहूँगा, जिनके चलते 1857 की क्रांति उत्पन्न होने में इसका वातावरण तैयार होने में मदद मिली। विद्यार्थियों, अब मैं आपसे जिस कारण की बात करूंगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है और ये एक ऐसा कारण है जिसके पीछे ऐतिहासिक तथ्यों के और बड़े बड़े ऐतिहासिक साम्राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इतिहास में किसी भी आक्रमण के पीछे जो मूल उद्देश्य अंतर्निहित होता है वह होता आर्थिक कारण, उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर नियंत्रण कायम करने की इच्छा। विद्यार्थियों, यही इच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। न केवल अंग्रेज बल्कि फ्रांसीसी और डच कंपनियां भी इसी उद्देश्य से हिंदुस्तान में आई। तो मैं आपसे आर्थिक कारण के बारे में चर्चा करूंगा, वो आर्थिक कारण जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश नीतियों ने हिंदुस्तान में आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति को जन्म दिया और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ का उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य और अन्य आर्थिक तंत्र पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। विद्यार्थियों, इतिहासकार बर्नियर ने लगभग 1700 ईस्वी के भारत का विवेचन करते हुए लिखा था और कहा था कि यह हिंदुस्तान एक अथाह खड्डा है, एक ऐसा खड्डा है जिसमें दुनिया के सभी देशों का सोना चांदी आकर यहाँ कर इकट्ठा होता जाता है और इस खड्डे से निकलने का कोई साधन नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो एक प्रकार से हिंदुस्तान की आर्थिक समृद्धि, हिंदुस्तान के व्यापार वाणिज्य की अनुकूलता का उल्लेख कर रहा है। वो व्यापार वाणिज्य जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण और ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के कारण पूरी तरीके से तबाह हो गया था। इसके अलावा बर्नियर लिखता है कि मैंने एक दो बार बंगाल की यात्रा की और मैंने बंगाल को काफ़ी धनी और समृद्ध पाया। खुद लॉर्ड क्लाइव ने अपने विवरण में लिखा है बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर का विवेचन करते हुए, वो कहता है कि मुर्शिदाबाद शहर लंबाई चौड़ाई में लगभग लंदन जैसा है, लेकिन वो लंदन से काफ़ी बातों में आगे है। वो ये भी लिखता है कि मुर्शिदाबाद में जितना पैसा है, जितने धनी लोग हैं, उतने लंदन में नहीं मिलेंगे। लेकिन बाद की स्थिति काफ़ी विकट हो गई है और आगे चलकर हम आगे के विवरणों में ये देखते हैं और हम ये पाते हैं कि हमें इस प्रकार की जानकारी मिली, जैसा कि डिग्बी ने अपने विवरण में लिखा है कि बंगाल में लाखों की तादाद में इस प्रकार के लोग हैं जिनको खाने को पूरी तरीके से भोजन नसीब नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बर्नियर के विवरण और डिग्बी के विवरण में जो अंतर पैदा हुआ, जो स्थितियों का उन्होंने विवेचन किया, एक अंग्रेजों के आगमन से पहले हिंदुस्तान की सशक्त व्यापार वाणिज्य का उल्लेख करता है और दूसरा अंग्रेजी नीतियों के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान के बर्बाद और तबाह हुए व्यापार वाणिज्य का उल्लेख करता है। तो इससे हम ये महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों ने भारतीय व्यापार वाणिज्य के लिए संकट पैदा कर दिया और एक प्रकार से भारतीय जनमानस में असंतोष पैदा कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधनों के निष्कासन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वह हिंदुस्तान के लिए काफ़ी घातक साबित हुई और इंग्लैंड के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई। ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई उसके पीछे 1757 की प्लासी की जंग के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा से होने वाले आर्थिक संसाधनों का प्रवाह काफ़ी हद तक उत्तरदायी था। भारत से धन निष्कासन की जो प्रक्रिया ब्रिटिश शासनकाल में प्रारंभ हुई वह भारत के आर्थिक तंत्र के लिए काफ़ी दुखद थी, काफ़ी कष्टकारी थी और इतिहासकारों ने इस बात की कई प्रकार से रोचक तुलना की है और इतिहासकार, ब्रिटिश अर्थशास्त्री और इतिहासकार जॉन सुलिवॉर्ड ने
ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विवेचन करते हुए लिखा था। वो लिखते हैं कि और ये कहते हैं कि हमारा तंत्र यानी ब्रिटिश आर्थिक तंत्र एक स्पंज की तरह काम करता है, जो गंगा किनारे की उपजाऊ वस्तुओं को सोखकर इंग्लैंड में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देता है। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान से संसाधनों का प्रवाह, आर्थिक संसाधनों का प्रवाह जो इंग्लैंड की तरफ गया। आगे चलकर हम ये देखते हैं कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकीय व्यापार के साथ साथ निजी व्यापारियों को भी, इंग्लैंड के निजी व्यापारियों को भी भारत से व्यापार का अधिकार दे दिया गया और इसके साथ ही हिंदुस्तान से शोषण की, हिंदुस्तान में आर्थिक संसाधनों का प्रवाह इंग्लैंड की तरफ होने लगा और भारत में आर्थिक शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अंग्रेजों ने जो भी आर्थिक नीतियाँ यहाँ पर लागू की, जो भी रेवेन्यू सेटलमेंट की प्रणालियाँ यहाँ पर लागू की, चाहे वह स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतवाड़ी हो या महलवाड़ी, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के शोषण की एक प्रक्रिया थी। भारत का पैसा बैंकों के रूप में जा रहा था, बीमा कंपनियों के माध्यम से जा रहा था और बाहर का तैयार माल भारत में लाकर बेचा जाता था। अंग्रेजों ने भारत को, जो किसी समय सूती वस्त्र का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, उसको अब सूती वस्त्र का आयातक देश बना दिया। यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग धंधों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यह एक प्रकार का आर्थिक कुठाराघात जो भारतीय व्यापार वाणिज्य के लिए काफ़ी दिक्कत भरा था और यह भारतीय जनमानस के मन में असंतोष का एक कारण बना और 1857 की क्रांति के लिए यह उत्तरदायी एक प्रमुख कारक था। इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करते हैं सैनिक कारणों की। विद्यार्थियों, सैनिक कारण काफ़ी महत्वपूर्ण थे और सैनिकों का असंतोष 1857 के विद्रोह के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। ब्रिटिश इतिहासकारों और यूरोपीय इतिहासकारों ने भी सैनिकों के असंतोष को 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण मानते हुए इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है। सैनिकों में काफ़ी असंतोष था। यदि हम सैनिकों के वितरण को देखें तो हम ये पाएंगे कि हिंदुस्तान में उस समय 1857 के आसपास लगभग 2,38,000 के आसपास भारतीय सैनिक थे और लगभग 45,000 के आसपास यूरोपीय सैनिक थे। काफ़ी अंतर था और इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ केवल भारतीय सैनिक ही तैनात थे और भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात है, आनुपातिक वितरण है, वह बिल्कुल सही नहीं था और इस प्रकार की परिस्थितियाँ भारतीय सैनिकों के लिए अपने असंतोष को जाहिर करने का एक जरिया बनी और उनको विद्रोह का मौका मिला। तो हम आइए उन कारणों का विश्लेषण करते हैं जिनके तहत हम ये कह सकते हैं कि सैनिकों में असंतोष था। सैनिकों में असंतोष के लिए बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। भारतीय सैनिकों और अंग्रेजी सैनिकों की सेवा शर्तों में अंतर था और उनके वेतन भत्ते में भी अंतर था। एक भारतीय सूबेदार को लगभग 35 रुपये के आसपास मासिक वेतन मिलता था, जबकि अंग्रेजी सूबेदार को लगभग 180 से लेकर 200 रुपये के बीच में वेतन मिला करता था। एक सामान्य भारतीय सैनिक को 7.5 से लेकर 8 रुपये, 8.5 रुपये के बीच में वेतन मिलता था और इसी में से उसको अपनी वर्दी को मेंटेन करने का खर्चा भी निकालना और उसके खाने पीने का खर्चा भी निकालना है। तो ये सारे खर्चे निकालने के बाद महीने के अंत में तनख्वाह के दिन उसे केवल 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक मिलता था। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के लिए जो मुफ्त डाक की सुविधा थी वो भी अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दी गई और भारतीय सैनिक चाहे कितनी भी ज़्यादा वीरता दिखा दे, योग्यता दिखा दे, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो उच्चतम पद मिलता था वो सूबेदार का पद मिलता था। और बहुत सारे मौके हमने इस प्रकार के देखे कि भारतीय सैनिकों को प्रमोशन नहीं देना पड़े, उन्हें बड़े पदों पर नियुक्त नहीं करना पड़े, इसलिए उनको इनाम देकर रिटायर कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से सैनिकों की सेवा शर्तों के अंतर्गत काफ़ी अंतर था और यह उनके लिए असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण था। इसके अलावा यदि हम भारतीय सैनिकों के उस वक्त के सैनिक गठन का चरित्र देखें तो हम ये पाएंगे कि सेना में उस वक्त राजपूतों की मेजोरिटी थी, ब्राह्मणों की मेजोरिटी थी और जाट और अन्य वर्गों के लोग थे और ये सभी लोग अपने अपने धार्मिक विचारों के पालन के लिए प्रतिबद्ध थे। अंग्रेजी सरकार की सैनिक नीतियाँ इन विचारों के निर्वहन में रुकावट डालती थी। जैसे कि भारतीय सैनिक समुद्र पार की यात्रा को और स्पेशली ब्राह्मण सैनिक समुद्र पार की यात्रा को शास्त्र विरुद्ध मानते थे और उनका ये कहना था कि ऐसा करने से उनकी जाति खत्म होने का भय रहता था। लेकिन इसके बावजूद उनको जबरन, जब बर्मा अभियान किया गया तो उनको जबरन समुद्र पार सैनिक सेवा के लिए बाध्य किया गया। इसके अलावा सैनिकों के तिलक लगाने पर
माला लगाने पर, छापा लगाने पर रोक लगा दी गई, मुस्लिम सैनिकों के दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी गई। तो ये इस प्रकार के मामले ऐसे थे जो सैनिकों के अंदर असंतोष पैदा कर रहे थे। सैनिकों के असंतोष का सबसे बड़ा कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जो क्रांति का तत्कालिक कारण था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरानी ब्राउन बेस राइफल को हटाकर उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल लॉन्च की और विद्यार्थियों इन नवीन एनफील्ड राइफल के अंतर्गत जो कारतूस काम में लिए गए थे उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ग्रीज के रूप में, चिकनाई के रूप में चर्बी का प्रयोग किया गया। और ऐसा कई स्रोतों से प्रमाणित हो चुका है कि जो चर्बी थी वो गाय और सूअर की चर्बी थी, जो हिंदुत्व और इस्लाम दोनों ही प्रकार के सैनिकों के लिए धर्म विरुद्ध थी। तो जब सैनिकों में इस बात का पता चला, एक अफवाह फैली, तो उन्होंने इस प्रकार के चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ बुलंद की। मंगल पांडे की आवाज़ को कुचलने की कोशिश की गई और उसे कैद कर लिया गया, बाद में उसे फांसी दे दी गई। तो चर्बी वाले कारतूस विद्यार्थियों इस क्रांति का सबसे तत्कालिक और महत्वपूर्ण कारण बने और एक प्रकार से क्रांति के लिए वातावरण तैयार था, ज्वालामुखी तैयार था, बस फूटने की देरी थी। क्रांति के लिए बारूद तैयार था, उसके अंदर बस दियासलाई दिखाने की जरूरत थी और चर्बी वाले कारतूसों ने इसी दियासलाई का काम किया और इसके साथ ही भारत 1857 की एक महान विद्रोह का साक्षी बन जाता है। इस विद्रोह के अन्य पहलुओं के बारे में, इस विद्रोह की प्रकृति के बारे में, स्वरूप के बारे में, घटनाओं के बारे में और परिणामों के बारे में मैं आगे की कक्षा में आपसे विशद चर्चा करूंगा। जय भारत, जय हिंद।